नमस्कार, मैं हूँ आपकी कहानीकार और मुझे है कहानियों से प्यार। आज की कहानी का शीर्षक है काला कौवा। इसकी रचयिता है निर्मला अर्गल। भाग दूसरा। एक बार तो वह उखड़ गया। यदि मैं पसंद नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? कोई जबरदस्ती तो नहीं थी। जबरदस्ती तो थी ही। पिताजी माने ही नहीं। वह जाति और समाज छोड़ने को कतई तैयार ना थे। और अपनी जाति में पढ़े लिखे लड़के मिलते ही कहाँ हैं? क्या? दिलीप जैसे आसमान से गिरा। कोई लड़की इतनी मुंहफट हो सकती है? यह वह कभी सोच भी नहीं सकता था। उसे अपने वैवाहिक जीवन का अंधकार में प्रतीत होने लगा था। बिंदु आरंभ से ही वो हटी मुंहफट थी। अपने खुले व्यवहार के कारण पास पड़ोस और कॉलेज में भी काफी बदनाम भी रही थी। बड़ी बहन ने जब से एक सजातीय युवक के साथ प्रेम विवाह किया था, तब से वह भी प्रेम विवाह के सपने देखने लगी थी। पर एक तो अपनी जाति में उसे जीजा जी जैसा पढ़ा लिखा सुदर्शन युवक मिला ही नहीं। दूसरे, विजातीय से रिश्ता उसके पिता को कतई पसंद न था। उन्होंने साफ कहा था, यह नहीं हो सकता। हमें समाज में रहना है। तुमसे छोटी दो बहनें और ब्याही हैं। तुम वही करोगी जो हम उचित समझेंगे। बिंदु पिता के निर्णय के आगे झुक गई थी। काश उसने ऐसा किया ना होता। ना जाने क्यों बन गई थी वह भी इतनी भीरू। कैसे हाँ कर बैठी वह दिलीप से शादी के लिए। माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने में काफी परेशान हुए। ना जाने क्यों उसके सस्ते बचकाने हाव भाव उसके चरित्र की अनकही दास्तां कह देते। उसकी बदनामी की सूचना उसके रिश्ते से पहले ही पहुंच जाती थी और बात बनने से पहले ही बिगड़ जाती थी। ऐसे में दिलीप का रिश्ता मरुभूमि में पानी की धार प्रतीत हुआ था। दिलीप पढ़ा लिखा सुशील युवक था। किसी फर्म में अच्छी नौकरी पर था। कमी थी तो बस इतनी ही कि उसका रंग बेहद काला था। व्यक्तित्व अनाकर्षक था। पिता की निगाह में कोई बड़ा दोष नहीं था। उनके विचार में सुखी जीवन के लिए रंग की ही नहीं, काबिलियत की भी जरूरत होती है। बिंदु ने काफी हाथ पांव पटके, रोई गिड़गिड़ाई, पर उसकी एक भी ना चली थी। उन दिनों उसके कॉलेज का मित्र मोंटू भी तो 4 माह के लिए विदेश गया था। फिर उसे यह भी तो ठीक से पता था ना, मोंटू उससे शादी करना चाहता भी है या नहीं। इस विषय पर उसने कभी कुछ भी तो नहीं कहा था। बिंदु ने दिलीप को कभी मन से स्वीकार नहीं किया। वह जब भी उसे देखती, उसके मन में एक हुक सी उठती। अपने असंतोष का बदला वह दिलीप से दिन गिन गिन कर लेती। उसे ना दिलीप पसंद आया था, ना ही उसका घर द्वार, माता पिता, भाई बहन। उसने तय कर लिया था कि अब वह उसके यहाँ कभी नहीं जाएगी। पर चारों ओर के दबाव के कारण बिंदु को दिलीप के पास जाना ही पड़ा। दिलीप परिवार वालों से दूर दूसरे शहर में कार्यरत था। बिंदु के आने की खबर ने उसके दिल में आशा का संचार किया था। लगा था शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर बिंदु को पति के साथ तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। स्वच्छंद चिड़िया सी उड़ने वाली बिंदु को वहां का जीवन बड़ा बंधा बंधा सा लगा। वहां ना उसके पिता की घर जैसी सुख सुविधाएं थी, ना ही महानगरों जैसी रंगीनियां। वह वहां से निकल भागने के उपाय सोचने लगी। यह दिल्ली पर इतनी दूर की नौकरी छोड़ने के लिए जोर देने लगी। उसके मन में था कि दिलीप कहीं उसी के मायके के आसपास ही नौकरी ढूंढ ले, तो इसी बहाने वे अपने मायके में ही रह लेगी। अपनी एक सहेली, जिसके पिता की एक बड़ी फैक्ट्री थी, के सहयोग से उसने दिलीप के लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम भी कर लिया। दिलीप लगी लगाई नौकरी छोड़ने के पक्ष में ना था। पर सुखी भविष्य की आशा में वह यह कदम भी उठाने को तैयार हो गया। समझौता किसी न किसी को तो करना ही था। चलो, वह ही कर लेता है वह। नई नौकरी में व्यवस्थित होने से उसे कुछ समय लगा। बिंदु का मायका पास ही था, अतएव वह जब तब उससे मिलने आता। इतने बड़े परिवर्तन के बाद भी बिंदु के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो दिलीप अंदर ही अंदर इस बात से चिंतित रहने लगा। इस बीच बिंदु ने एक छोटी सी नौकरी कर ली। दिलीप को उससे ठेस तो लगी। वह बिंदु को अपने साथ चलने के लिए जोर देने लगा, तो बिंदु ने कहा, अवश्य चलूंगी तुम्हारे साथ।
पर पहले कुछ कमा तो लेने दो। गृहस्थी जमाने के लिए ढेरों सामान चाहिए। अकेले तुम्हारी कमाई से कैसे संभव होगा? दिलीप का चेहरा तमतमा उठा। आखिर कितना रुपया चाहिए तुम्हें? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं। जो पास है सब खर्च कर दूंगा, लेकिन तुम्हें शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। बोलो, कितना रुपया चाहिए तुम्हें? यही कोई 15-20 हजार। फिलहाल इतने से ही काम चल जाएगा। बाकी धीरे धीरे काम चलता रहेगा। दिलीप ने 20,000 रुपए लाकर बिंदु को थमा दिए। उन रुपयों से बिंदु ने अपने लिए ढेरों कपड़े, गहने और सौंदर्य प्रसाधन खरीद डाले। कुछ उपहार छोटी बहनों भाइयों के लिए भी खरीदे, ताकि माता पिता को भी खुश रखा जा सके। उसकी फिजूल खुर्ची खर्ची देख दिलीप मन महसूस कर रह गया। उसके गाढ़े पसीने की कमाई बिंदु यूं उड़ा देगी, वह सोच भी नहीं पाया था। अब वह सतर्क हो गया था। बिंदु के रुपए ऐंठने की योजना वह किसी न किसी बहाने टाल जाता। बिंदु उससे और खिंच गई। बात बात में ताने देने लगी, जली कटी सुनाने लगी। दिलीप की मनोस्थिति मझधार में डोलती नाव सी हो गई, जिसका कोई और छोर दिखाई न पड़ता था। एक दिन गांव में दिलीप के माता पिता उसके पास आ पहुंचे। बहू के ना आने की खबर अब तक पहुंच चुकी थी। वह चाहते थे कि दिलीप किसी भी तरह समझा बुझाकर बहू को साथ ले आए, क्योंकि गांव में उनकी खासी बदनामी हो रही थी। लोगों ने उन्हें पूछ पूछ कर परेशान कर रखा था। दिलीप जानता था कि बिंदु उस मिट्टी की नहीं बनी है जिस पर किसी के समझाने का असर हो। पर माता पिता के आगे उसकी एक ना चली। माँ ने रो रो कर उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार वह मन में संकल्प करके आया था कि अवश्य बिंदु से दो टूक बातें करके लौटेगा। इस ओर या उस ओर, यह आशा निराशा के बीच की स्थिति अब उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। बिंदु नहीं आएगी तो कोई कहर बर्पा नहीं हो जाएगा। माता पिता को भी वह समझा ही लेगा। वह शाम 5 बजे के लगभग बिंदु के घर पहुंचा। आशा थी 5:30 बजे तक बिंदु ऑफिस से लौट आएगी। सास ससुर ने उसकी खासी खातिर की, पर जब बिंदु 6 बजे तक भी नहीं आई, वह घूमने निकल पड़ा। अनायास ही उसके पांव रंजन की दुकान की ओर बढ़ गए। रंजन उसका पुराना साथी था। वहां मेन मार्केट में उसकी हौजरी की बड़ी दुकान थी। दिलीप को देख रंजन खुश हुआ, पर दिलीप के चेहरे की उदासी पड़कर धीरे से बोला, भाभी से पटरी नहीं बैठ रही है ना? यार, तूने गलती की। अपने लिए कोई और अपने जैसी सीधी सादी घरेलू लड़की ढूंढ होती। कहाँ भाभी के रूप जाल में फंस गए। बुरा मत मानना, सुनकर दुख होता है। आजकल तो कुछ और ही किस्से हवा में तैरने लगे हैं। किसी मोंटू के साथ भाभी रोज शाम अपने वाले रेस्टोरेंट में आती है। सुना है किसी अमीर सेठ का दिलफेक बिगड़ा बेटा है। यार, तू भाभी को इस बार साथ ही ले जा, इसी में भलाई है सबकी। दिलीप से वहां बैठा ना गया। वह जाने के लिए उठा ही था कि सामने वाले रेस्तरां के पास बिंदु किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी दिखी। उसने उस व्यक्ति की कमर में हाथ डाल रखा था। दिलीप घर के बरामदे में ही बेचैनी से चक्कर काटता रहा। रात के 9 बज चुके थे, पर बिंदु अभी तक नहीं आई थी। अंदर से खाने के लिए उसको कई बार बुलावा आ चुका था, पर वह बार बार अभी भूख नहीं है का बहाना बना देता था। बिंदु के लौटते ही उसने सीधा प्रश्न किया, ये समय है तुम्हारे घर आने का? और ये मोंटू कौन है? क्या रिश्ता है उसका तुमसे? खैर, जो भी है, अब ये सब छोड़ना ही होगा। झटपट तैयारी कर लो, सुबह ही हमें चलना होगा। इस बार अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दिलीप का कठोर चेहरा देख बिंदु कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई, पर दूसरे ही क्षण दोगुनी कठोरता से बोली, मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले तुम होते कौन हो? और मुझे साथ ले जाने का अधिकार तुम्हें आखिर दिया किसने? समाज का फैसला मैं नहीं मानती। मैं अपने मन की स्वामिनी हूँ। अपनी सूरत देखी है कभी आईने में? जानते हो अपनी औकात? मेरे बाजू में खड़े होते हो तो मुझे शर्म आती। मुझे क्या, देखने वालों तक को अटपटा लगता है। महसूस किया है कभी इस दुख को? तुम तो बस एक एहसान करो, मुझे तलाक दे दो। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तलाक? आखिर क्यों?
जब तुम्हें समाज के नियम कानूनों की जरूरत ही नहीं, तब आखिर तलाक किस लिए? मन की मालिक हो, जो चाहो करो, पर इतना याद रखना, आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। पर आखिर तलाक क्यों नहीं देते? क्या मुक्ति देने की कोई कीमत वसूलना चाहते हो? रिश्तों की तिजारत तुम करो, शायद कुछ फायदा हो जाए। मैं ऊपर से काला जरूर हूं, अंदर से नहीं, पर तुम तो अंदर से निरी विष भरी निकली। दिलीप, खबरदार जो अब कभी मेरा नाम लिया। दिलीप की आंखें मानो अंगारे बरसा रही थी। उसने घूर कर बिंदु को देखा और बाहर के अंधेरे में खो गया। दिलीप का आखिरी वाक्य अंदर कमरे तक गूंज उठा। माता पिता जब तक दौड़ कर आते, दिलीप जा चुका था। माँ ने कहा, अरे कोई जाके रोको उसे, यूं नाराज होकर जाना ठीक नहीं, वह नहीं आएगा फिर कभी। पिता चिल्लाए, जाने दो उसे, उसे यह बहुत पहले करना चाहिए था। इस नालायक लड़की के रहते और क्या होना था। अब इससे कहो, सड़े यहाँ उम्र भर और दले हमारी छाती पर मूंग। दिलीप की जगह यदि कोई दूसरा होता तो वह भी यही सब करता। मैं हैरान हूं कि वह इतना सब सहता कैसे रहा। माता पिता ने लाख समझाया कि अब भी वक्त है, माफी मांग ले दिलीप से, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जा दिलीप के पास और एक नई जिंदगी आरंभ कर। पर बिंदु ने किसी की ना सुनी। मायके में रहना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने मोंटू की मदद से कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। अब उसे मनमानी करने की पूरी छूट थी। दिन भर नौकरी करती, सारी शाम मोंटू के साथ गुजारते। इतवार को तो वह दिन भर मोंटू के साथ रहती। घूमना फिरना, खाना पीना, मोंटू के कारण पैसे की उसे कोई कमी ना थी। ऊपर से नौकरी थी सो अलग। सही अर्थों में उसे यही जिंदगी का सच्चा सुख लगा था। हाँ, मोंटू जैसे ही जीवन साथी की कल्पना तो उसने की थी। हंसमुख, आकर्षक, अमीर, उसकी हर खुशी पर मर मिटने वाला। दिलीप क्या ये सुख दे पाता उसे? काश उसने पहले ही साहस किया होता, मोंटू के साथ पहले ही कहीं भाग कर शादी कर लेती। तो क्या करते पिताजी? पर मोंटू को तो अब भी कोई फर्क नहीं है। कहता है कि असली शादी तो मन का मिलन है। वह हो गया तो मानो सब हो गया। बाकी बातें तो फालतू के ढकोसले हैं। माँ ने घर से चलते समय सिर्फ एक बात कही थी, स्त्री की लाज कच्चे घड़े सी होती है, जरा सी ठोकर लगते ही दरक जाती है और फिर नहीं जुड़ती, उसे बचा कर रखना। अब उसे मन ही मन हंसी आती है कि कितनी भोली है माँ, किस जमाने में जी रही है वह। दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुंची और माँ है कि उन्हीं पुरातन संस्कारों से चिपकी बैठी है। उधर अक्सर अब वह अपने बॉस के साथ भी घूमती फिरती नजर आती थी, पर सिर्फ अपने लाभ के लिए। बॉस ने उसकी तनख्वाह में वृद्धि की सिफारिश की थी, तो कुछ तो खुश करना ही पड़ना था उन्हें, पर सिर्फ घूमने फिरने तक ही। मन शरीर पर तो सिर्फ एक का ही अधिकार था, और वह था सिर्फ मोंटू। पर एक दिन वह अप्रत्याशित घट ही गया, जो नहीं घटना चाहिए था। तमाम सतर्कता के बावजूद वह आखिर अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गई। अब तो उसे मोंटू पर विवाह के लिए जोर डालना ही होगा। पर कहीं मोंटू ने इनकार कर दिया तो? अब तक उसने जब भी मोंटू से विवाह की चर्चा की, वह साफ मुकर गया। पर यदि अब भी मुकर गया तो? इस तो ने उसे खासा परेशान कर डाला। आज उसे लगा कि माँ को की बातों में तथ्य था, जिन्हें वह पुरातन संस्कार समझकर मन ही मन खिल्ली उड़ाती रहती थी, आज उन्हीं को पाने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने अपना मन अपनी रूममेट छाया के सामने खोला, तो वह भी वही सब कहने लगी जो माँ ने कहा था, और अब वह स्वयं चाह रही थी। जी कड़ा करके उसने मोंटू के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और अपनी स्थिति का रहस्योद्घाटन भी किया। लेकिन मोंटू ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, शादी? वो भी तुमसे? असंभव है ये। मेरी सगाई हो चुकी है, फिर विवाह के बंधन में बंधना तुम्हारे वश की बात भी नहीं है। होती तो निभाती ना पहली शादी।
जिंदगी का अर्थ तुम्हारे लिए सिर्फ मौज मस्ती है। घर गृहस्थी, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, स्नेह, अपनत्व, यह सब तुम्हारे लायक की बातें नहीं हैं। फिर क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा ही है? औरों से भी तो संबंध हो सकते हैं तुम्हारे। नहीं, ये सरासर झूठ है। मोंटू, इतने कठोर ना बनो, मैं तबाह हो जाऊंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी। ठीक है, ठीक है, कल ऑफिस में आना और ले जाना रुपए, पा लेना छुटकारा इस मुसीबत से। नहीं, मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। जिंदगी में मेरी समस्या का यही समाधान है। तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। असंभव, यह कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि घर में एक शुद्ध, सात्विक विचारों वाली गृहिणी ही शोभा पा सकती है, तुम जैसी स्वच्छंद तितली नहीं। बिंदु का जी चाहा कि मोंटू का मुंह नोच ले। उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी, पर अब कौन सा मुंह लेकर वह उनके पास जाए। आखिर उसने वही रास्ता अपनाया जिस पर चलकर सारी परेशानियों, अपमान और बदनामी से उसे मुक्ति मिल सकती थी। रात उसने ढेर सी नींद की गोलियां खा ली। सुबह उसे बेहोश अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। माता पिता खबर मिलते ही दौड़े आए। डॉक्टरों के प्रयास ने उसे बचा लिया। अनचाहा गर्भ नष्ट हो गया। शारीरिक और मानसिक रूप से वह पूरी तरह टूट गई। चौतरफा बदनामी हुई। अस्पताल से वह माता पिता के साथ घर आ गई। नौकरी पर वह फिर नहीं जा सकी। यह माता पिता के साथ लौट तो आई, पर सब कुछ गवा कर। दिन भर चुपचाप अपने कमरे में पड़ी आंसू बहाती रहती। भाई बहनें अपने काम में व्यस्त रहते, कोई उसका हाल न पूछता। पिता तो बेहद नाराज थे ही, एक माँ ही थी जो दुख और नाराजगी के बावजूद उसका ख्याल रखती, समझाया करती